बैंक ठीक है, बट कोई भी जो होता है जो क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो क्रेडिटर कराता है। तो ठीक। तो आईवीसी जो है में एक प्रोविज़न जोड़ा गया था, उसमें क्या था कि अगर कोई बिल्डर है, वो बिल्डर जैसे आप सुने होंगे ऐसा कि बिल्डर है वो पैसा लोगों से ले लिया है, जो टाइम ऑफ कंप्लीशन है उस टाइम पर वो कंप्लीट करके जो प्रोजेक्ट है वो नहीं दे रहा है। तो इसमें आईबीसी में प्रोविज़न था, इस प्रोविज़न में ऐसा था कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो क्लाइंट है बिल्डर का, जो घर के लिए पैसा दिया हुआ है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन भी आईबीसी का जो प्रोसेस है शुरू करा पाएगा। एक सिंगल पर्सन भी अगर प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, तो एक सिंगल पर्सन भी आईबीसी का प्रोसीडिंग्स को शुरू कर पाएगा। तो बशर्ते कि मतलब एक शर्त था उसमें कि 10% ऑफ द क्रेडिटर्स, इस केस में क्रेडिटर मतलब जो होम के लिए पैसा दे चुके हैं, 10% ऑफ क्रेडिटर्स और 100 क्रेडिटर्स, अगर तो नेचुरली एक भी कभी कभी किसी कंडीशन में ऐसा आ जाएगा, मे स्टार्ट दिस प्रोसीडिंग हाँ, तो ये जो है इसमें हाँ, व्हिच एवर इज लेस भी था इसमें, मतलब कि या तो 100 क्रेडिटर होने चाहिए या फिर 10% होने चाहिए, जो भी कम हो। तो 10 ही अगर है क्रेडिटर तो एक से भी शुरू हो सकता था, तो ये था इसमें। तो इसमें गवर्नमेंट अभी क्या की, गवर्नमेंट एक चेंज कर दी, और गवर्नमेंट उसमें चेंज करके लिखवा दी है, चेंज प्रोविजन जो है कि मिनिमम 100 क्रेडिटर्स होने चाहिए, मिनिमम 100 क्रेडिटर्स होने चाहिए। तो ये जो था, ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि आईवीसी का जो ये प्रोविजन है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज आर्बिट्ररी, बहुत कुछ था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कि ये प्रोविजन जो है आर्बिट्ररी नहीं है और दिस प्रोविजन इज वैलिड करके इसको परमिशन मिल गया है। तो इसका मतलब है कि इसका सीधा सा मतलब अगर हम लोग को बोले तो इसका एक मतलब तो बहुत खराब जैसा दिख रहा है, और वो ये है कि अगर किसी बिल्डर के पास घर का नंबर ही 100 से कम हो, तो वो बिल्डर अगर डिले करता है तो फिर कोई भी एनसीएलटी में नहीं जा पाएगा। ये बहुत ही बड़े बड़े बिल्डर होंगे जिसमें कि 1000 2000 इस तरह से कुछ रहेगा, लोग होंगे, उसमें कम से कम 100 लोग एग्री करेंगे, तब जाकर के ये बिल्डर के खिलाफ में एनसीएलटी में कोई जा पाएगा। तो इसके पीछे कई सारा ये लॉजिक दी है कोर्ट की। जो लोग अलॉटी होते हैं, ये हेटेरोजेनस ग्रुप है, इनके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। एक आदमी अगर एनसीएलटी का प्रोसेस को शुरू करवा देगा तो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा, बाकी लोग हो सकता है थोड़ा डिलेड कंडीशन में भी हैंड ओवर लेने के लिए रेडी होंगे। तो कई सारी बातें इसमें बोला गया है और इस तरह से इसको ओके कर दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो एक इंडिया में या सारा दुनिया में एक बड़ा अजीबो-गरीब एक फेनोमेनन देखा जा रहा है, और वो दैट फेनोमेनन इज वेरी डेंजरस। डेंजरस इस सेंस में है कि अ, आप लोगों को पता है कुछ-कुछ कि चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग को पता करना है कि शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। यू आर वेरी नोवाइज, तो आप कैसे पता करेंगे कि शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है? हाथ उठाइए। कैसे पता चलता है कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है?
ममता हमको होस्ट बना दीजिए। बोलिए निमेश। इधर सेंसेक्स देखेंगे या फिर निफ्टी देखेंगे? ठीक है, आप सेंसेक्स और निफ्टी अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है। तो सेंसेक्स जो होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ, किसी को पता है कितने शेयर होते हैं सेंसेक्स में? अनिमेश बोलिए। अनिमेश। सर शायद 500। नहीं, रॉन्ग है। कोई और बताना चाह रहा है? जो सेंसेक्स होता है उसमें 30 शेयर्स होते हैं, और निफ्टी में किसी को पता है निफ्टी में कितने शेयर्स होते हैं? बोलिए अनिमेश। 50। 50। निफ्टी के साथ याद रह जाएगा 50, निफ्टी 50 बोलते हैं, और बी सेंसेक्स में होते 30। तो ये जो दीज और, अच्छा, सेंसेक्स और बी और निफ्टी क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप? कौन बोल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी? अनिमेश बोलिए। इंडेक्स। इंडेक्स, दे आर कॉल्ड इंडेक्स। तो इंडेक्स जो होते हैं दे रिप्रेजेंट लार्ज शेयर्स, लार्ज कंपनीज। तो बात ये है ना कि ये जो है ये शेयर इस तरह से कुछ परफॉर्मेंस चल रहा था, इसके बाद ये डिप मारा था नीचे, और डिप के बाद ये फिर से धीरे धीरे करके उठना शुरू हो गया एंड मेकिंग अनदर हाई। तो हम बोल रहे हैं दिस सिचुएशन मे बी वेरी डेंजरस। सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा खाली इंडिया के साथ नहीं है, बट इट मे बी वेरी डेंजरस। तो आप लोग के, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, आप लोग कुछ इंसाइट दीजिए कि ये क्यों डेंजरस है, और अगर कोई ये भी बोल सकता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है, रीजन क्या, शेयर मार्केट कब बढ़ते हैं, बहुत सारा बात पूछ रहे हैं एक साथ में, शेयर मार्केट कब बढ़ते हैं, अभी क्यों बढ़ रहा है, और ये डेंजरस क्यों हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे, तब अनिमेश का हाथ उठा हुआ है, पहला क्वेश्चन के लिए आप बताइए कि जनरली शेयर मार्केट कब बढ़ते हैं? सर लोगों के पास काम नहीं है तो सोच रहे हैं मनी का यहाँ से जनरेट करें तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत प्रॉपर आंसर नहीं हुआ। पहला बात, हम पहला क्वेश्चन जो पूछे तो उसका आंसर नहीं हुआ कि जनरली बढ़ता कब है, हम तो ये पूछ रहे थे ना, पहला क्वेश्चन ये था कि जनरली कब बढ़ता है। बहुत सारे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं अचानक से तब बढ़ना शुरू होता है। एक्चुअली ये फर्स्ट आंसर नहीं होना चाहिए। तो बाकी लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या पता नहीं है, तो हम बोल दे रहे हैं कि शेयर मार्केट जनरली तब परफॉर्म करता है जब लोगों को उम्मीद होता है कि इकोनॉमी विल बूम, इकोनॉमी बहुत अच्छा करने वाली है, जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, कंपनियां खूब पैसा कमाएगी, अगर एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं तो शेयर मार्केट बढ़ता है। एक ये बात हम बता रहे हैं कि ये प्राइम रीजन है। ठीक है, खरीदना बिक्री करना वो अपने आप में एक जगह है, आएंगे वहां पर, बट ये प्राइमरी रीजन हो जाता है कि शेयर मार्केट बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ बूम। हमको ये केवल अभी जानना है कि क्या ये अभी जो सेंसेक्स बढ़ रहा है, इंडेक्स बढ़ रहे हैं, क्या ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, जो अभी हम बोले शेयर मार्केट के ग्रोथ में, क्या ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? अनिमेश बोलिए। तो जीडीपी तो बढ़ने वाला है, मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है इसलिए। नहीं, बिल्कुल गलत है ये देखा जाए तो। ये जो है मुद्दा मुद्दा ये है, हम अब बोलना चाह रहे हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहे गलत है। देखिए, जब प्रीवियस टॉप पे था, टॉप पे और जहां से डाउन हुआ, प्रीवियस टॉप में जीडीपी का जो पोजीशन था प्रीवियस टॉप में, यानी कि हम बता रहे हैं ये जनवरी फरवरी का अगर बात हम करें,
वो एग्जैक्ट हम बता देंगे। प्रीवियस टॉप अगर बात करें जीडीपी का, तो इस जीडीपी पर हम लोग को पहुंचने के लिए, उस जीडीपी पर 1 साल और लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आवर इकोनॉमी हैज डिप्ड। ये इस बार इकोनॉमी जो होगा वो कम से कम 7% नेगेटिव में जाएगा, कम से कम 7%, 8% भी जा सकता है। इसके बाद यहां से अगर ग्रोथ होगा भी तो वो नॉर्मल जो ग्रोथ होता था, अगर उसके पहले ईयर का ग्रोथ लेते हैं, पहले ईयर का ग्रोथ अगर इस तरह से है, तो नॉर्मल ग्रोथ से हम इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, यानी कि अगला 1-2 साल तक हमारा जीडीपी में बहुत कुछ होने वाला है नहीं है। वो जो पुराना लेवल था उसी को रिगेन कर ले, वो बहुत बड़ा। अभी तो हम नीचे जा रहे हैं, जितना प्रोड्यूस हम किए थे पिछले साल उससे तो पहले 7% नीचे जाएंगे, वहां से उठ भी जाएंगे तो क्या जीडीपी तो फिर भी इस साल का फरवरी में अगर कैलकुलेट करें, पिछला साल का बात करें, पिछला साल का 1920 का जो जीडीपी था, उस जीडीपी को अटेन करने में 22-23 आ जाने वाला है। तो इकोनॉमी इज नॉट गुड। लोगों का नौकरी छूट गया है। बहुत सारे लोग जो है उनके घर के जो सेविंग्स थे, सेविंग्स खत्म हो चुके हैं। लोगों के पास जो सोना थे वो गिरवी रखा जा चुका है। ओवरऑल कंडीशन इज वेरी बैड। रिकवरी होगा तो होगा, वो तो अलग मुद्दा है, होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन इतने बड़े लंबे टाइम के एक्सपेक्टेशन नहीं होते हैं। ये एक्सपेक्टेशन होते हैं थोड़े इंस्टेंट कि अगला 1 साल के अंदर में इकोनॉमी बढ़ेगा, क्योंकि 3-4 साल और 10 साल प्रेडिक्ट कर रहा हूं। वैसे इन्वेस्टर जो होते हैं वो जल्दी जल्दी खरीद बिक्री नहीं करते, वो खरीद करके ठंडे हो जाते हैं। तो खैर, तो शेयर मार्केट है कि शेयर मार्केट हम बोल ये रहे हैं कि इकोनॉमी डाउन में है, हम ये बात बोल रहे हैं डाउन में है। रिकवरी अगर होगा भी तो वो साल भर बाद पता चलेगा कि रिकवरी क्या हुआ। ओवरऑल रिकवरी के चांसेस अभी टाइम लगेंगे, बोले, क्योंकि लोगों का परचेजिंग पावर कम हुआ है, और जब बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकता है। तो हम बता रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद कोविड के दौरान में, अब देखिए कोविड के दौरान में इकोनॉमी डिप में गया, 23.9% डिप में इकोनॉमी गया था। इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी डिप में गया था। ये वो टाइम होगा जब इकोनॉमी का रिपोर्ट आया था कि डिप में है, लेकिन शेयर मार्केट फिर भी बढ़ता रहा। अभी एक रिपोर्ट आया कि अभी माइनस कितना, हम लोग शायद माइनस 15% थे ना, कि 7.5% थे शायद। तो माइनस 7.5% फिर भी शेयर मार्केट बढ़ता रहा। मतलब रिपोर्ट आ रहा है जीडीपी जी नेगेटिव, शेयर मार्केट फिर भी अप जा रहा है। तो ये जो है, यानी कि हमारा शेयर मार्केट का जो ग्रोथ है इसमें इकोनॉमी का कोई रोल नहीं है, यानी कि सेक्टर्स डूबे जा रहे हैं लेकिन शेयर मार्केट बढ़े जा रहा है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? किसी के पास गेस है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? एक तो अनिमेश बोला कि लोग खरीद रहे, घर में बैठे हुए थे, बट घर में बैठे हुए हैं तो खरीद रहे हैं, पैसा भी तो होना चाहिए खरीदने के लिए। घर में बैठे हुए इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, बट पैसे भी तो होने चाहिए। तो कोई बता सकता है कि क्या, मतलब कोई गेस कर सकता है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे शेयर मार्केट बढ़ रहा है? ओके, तो चलिए हम बोल रहे हैं। बात ये है, जो कॉन्सेप्ट्स नहीं है उसको लेते जाइएगा, मतलब दिमाग में बैठाइएगा जो बोल रहे हैं। सारी दुनिया में नहीं, क्वेश्चन फिर पूछेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। हम पूछ ही रहे हैं कि कोविड के दौरान तो सारी दुनिया को पता चल गया, हर दुनिया के हर कंट्री को, कि इकोनॉमी गया। बस सीधा सा बात, कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसको पता नहीं था कि हम लोग अब तो गए। तो इकोनॉमी गया, इकोनॉमी जो होगा नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा। तो हम आप लोग से जानना चाह रहे हैं कि सरकारें क्या की। अब ये क्वेश्चन अलग है, यहां से भूल जाइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम क्या जानना चाह रहे हैं, सरकारें क्या की, सेंट्रल बैंक्स क्या किए अलग अलग कंट्रियों के, ये आप लोग बताइए। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें भी हाथ नहीं उठ रहा है किसी का। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो नंबर हम देख रहे हो फेक नंबर है, सब अपना अपना ऑन करके अपना अपना काम में लग गया है।
पूजा बोलिए। सर गवर्नमेंट तो मतलब ये हेल्प करने के लिए स्कीम्स लाई बहुत सारा, फिर और बैंक भी लोन्स देने के लिए मतलब सबको आगे आए, तो ये ठीक है, ठीक है, इतना तो सही बोलिए। अनिमेष कुछ और बोलना है? इंटरेस्ट रेट्स कम किए गए। इंटरेस्ट रेट कम किए गए, ठीक है, ये भी सही है। हमको अब जानना ये है कि इस तरह का काम जब सरकार करती है, भारती बोलेगी तब, इस तरह का जब, अच्छा भारती पहले बोल लीजिए, उसके बाद बात करेंगे, बोलिए आप। सर वही जो 20,000 करोड़ रुपए दिया गया, फिर ना बहुत सारे ये बोला गया कि ना हाउस रेंट नहीं देना है, बहुत सारा चीज में छूट दिया गया सर। अच्छा, अब हमको ये जानना था, जब सरकारें इस तरह का काम करती हैं, नया क्वेश्चन है, सरकारें इस तरह का काम करती हैं तो इस तरह के काम को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक वर्ड है इसके लिए, शाश्वत बोलिए। इजी मनी पॉलिसी। हाँ, एक तो खैर आप सही बोले, बट मेरे दिमाग में नहीं था, बट स्टिल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, इजी मनी पॉलिसी, दैट इज करेक्ट। बट एक और भी बात बोलते हैं, सरकारी इसलिए काम करते हैं, आप जो इजी मनी पॉलिसी बोल रहे हैं, सना बोलिए। सर लिक्विडिटी। वो इजी मनी पॉलिसी में ही आ जाएगा, लिक्विडिटी को बढ़ा दिया गया, लिक्विडिटी इंक्रीज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, हमको एक और वर्ड सुनना है, हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो है ये इजी मनी पॉलिसी, अच्छा क्वेश्चन ही पूछेंगे, इजी मनी पॉलिसी कौन बनाता है? हाथ उठाइएगा। सुजाता बोलिए। आरबीआई। आरबीआई, ठीक है, तो आरबीआई जो है वो बनाती है। हम ये जानना चाह रहे थे, आरबीआई थोड़े अलग तरीका से काम करती है, सरकार थोड़े अलग तरीका से काम करती है। सरकार जब कुछ करती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं आप लोगों को। दीज आर कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। और सरकार अगर पॉलिसी बना करके इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करे, आरबीआई नहीं, सरकार, तो उसको क्या बोलेंगे? पूजा बोलिए। सर फिजिकल पॉलिसी। हाँ, सुजाता थोड़ा सा ये करेगी, मतलब इम्प्रूव करेगी। सर स्टिमुलेशन बोल सकते हैं। हाँ, फिजिकल स्टिमुलस। कुल मिलाकर के बाद हम यहाँ पे आ गए कि दिस इज स्टिमुलस, ध्यान रखिएगा, इट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कि सोया हुआ इकोनॉमी को जगा रहे हैं। जगाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है, बट हम लोग वापस आ जाते हैं मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में। तो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट में जैसा हम लोग देखिए, इजी मनी पॉलिसी जो था, हम लोग देखिए अभी कि इजी मनी पॉलिसी आया। इजी मनी पॉलिसी जब आया तो आप लोग अब बताइए कि हम सारी दुनिया का बात कर रहे हैं, हम केवल इंडिया का बात नहीं कर रहे, सारी दुनिया में इजी मनी पॉलिसी आया, तो मार्केट में क्या चेंज हुआ इजी मनी पॉलिसी से? सना। सर मार्केट में पैसा आ गया तो लोग खर्च करने लगे। ठीक, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से सबका ही आंसर होगा। अगर किसी का दूसरा है तो हाथ उठा के रखिएगा, डाउन कर दीजिएगा। तो ये जो है, ये मार्केट में पैसा आ गया, पैसा आ गया तो लोग जो है मार्केट में जैसे भी पैसा आया तो लोगों के पास जो लोग इंटरेस्ट या मतलब काम नहीं करते हैं, जिनके पास पैसा आ तो गया है तो किसी तरीका से, लेकिन जो लोग मार्केट में पैसा है, तो मार्केट में पैसा रोटेट कर जाता है ना, जिसके पास आया वो कुछ खरीद लिया, किसी के पास वो सेविंग बन के आ गया, तो लोगों के पास कहीं पे सेविंग भी बन जाएंगे। कोई लोन लिया, कहीं खर्च किया, तो किसी का तो सेविंग भी बन सकता है, तो सेविंग हुआ। तो इस दौरान में लोग, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी से पूरा बात क्लियर करना चाह रहे हैं, लोग जो है उस पैसा को जो उनके पास सेविंग के रूप में आ गया, क्योंकि पैसा तो मार्केट में आया, लोन लेना आसान हो गया, जिसको लोन लेना हुआ ले वो तो खर्च किया होगा, तो लोगों के पास तो कुछ पैसे जनरेट हो गया होगा। तो जिन लोगों का पैसा जनरेट हो पाया, हम उनके बारे में पूछ रहे हैं। ये जो पैसा जनरेट होने के बाद क्या ये बैंक में लोग पैसा रखना पसंद किए होंगे, जिनके पास पैसा जनरेट हो गया होगा? शाश्वत।
उससे इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा होगा, जैसे अभी आरबीआई मतलब सबका इंटरेस्ट घटा दिया है, तो लोन मतलब हम लोग अगर मनी डिपॉजिट भी करते हैं तो उस पे भी इंटरेस्ट कम देगी, तो हो सकता है इसीलिए स्टॉक मार्केट में लोग जाना चालू कर दिए होंगे। सुजाता कुछ दूसरा बात बोल रही है या यही बोल रही है? अच्छा ठीक है, तो ये जो है द एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीट, मतलब एक जो है पढ़ा दिए, ये जो था स्टॉक मार्केट हाइज एंड इकोनॉमी लो पढ़ा दिए, आप लोग समझ गए कि मार्केट जो है क्यों बढ़ रहा है। तो हम एक और क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं कि क्या इंडिया में बाहरी पैसा भी आया होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, अमेरिका से पैसा क्या आया होगा? अगला क्वेश्चन है ये। सुजाता। सर नहीं आया होगा अच्छा क्योंकि अनिमेश, अच्छा बात कर रहे हैं। आया होगा सर। नीरज। नहीं आया होगा सर। शाश्वत। सो पैसा तो आया है। अच्छा सुजाता, क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि अगर यूएसए का बात करते हैं तो वहां पर भी तो फिजिकल स्टिमुलेशन दिया गया होगा, तो वो लोग वहां ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इधर क्यों करेंगे? मतलब फिजिकल नहीं, मतलब वहां पे भी तो इंटरेस्ट रेट कम किया गया होगा ना, तो लोगों के पास पैसा तो हाथ में आया होगा ना यूएसए में। हाँ तो वहां इन्वेस्ट करना ज्यादा सिक्योर लग रहा होगा। अच्छा हम बता रहे हैं अब, एक्चुअली जब भी यूएसए में पैसा आता है, बस थंब रूल में याद रखिएगा जो बोल रहे हैं, जब भी यूएसए में पैसा आता है, नीरज कुछ बोल रहे क्या और आप? नहीं सर। अच्छा ठीक, जब कभी भी यूएसए में पैसा आता है, फिस्कल स्टिमुलस दिया जाता है, तो वहां का पैसा सारा दुनिया में जाता है, सारा दुनिया में जाता है पैसा। एक तो यूएसए का इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, वहां पर स्टिमुलस का मतलब है पैसा बहुत ज्यादा जनरेट होता है, और यूएसए का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम होता है। वहां का जो फेड रेट है, यहाँ का रेपो रेट 4% है, तो वहां का फेड रेट 2% के आसपास में होगा। तो फेड रेट वहां पे कम है, तो इसका मतलब है कि बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करने पर और भी कम इंटरेस्ट मिलेगी इंडिया के मुकाबले भी। तो ये पैसा सारा दुनिया में जाता है, और यही रीजन है कि यूएस का भी पैसा इंडिया में लगा, इंडियन लोगों का खुद पैसा इंडिया में लगा, मतलब स्टॉक मार्केट में, और इस तरह से स्टॉक मार्केट में बूम हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हम शुरू में ही बोले बट इट इज वेरी डेंजरस। अब कौन बताएगा कि ये बहुत डेंजरस क्यों है? अनिमेश बोलिए। जब लोगों को लगेगा कि पीक आ गया है तो वो लोग सेल करने लगेंगे और कुछ लोग फंस जाएंगे उसी में। खैर तो जनरल सा चीज है, एक तो जनरल बात हुआ। सुजाता बोलिए। सर पहला पॉइंट है कि उन लोगों को तो पहले जिस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में, मतलब वो अगर डूब गया तो इन लोग सबका वो चला गया। और दूसरा है कि 1 साल का शायद इन लोग को ये था ना कि एनपीए नहीं दिखाना, तो उस सेंस में भी उसका मतलब नहीं पता चलेगा कि ये घाटे में चल रही है अच्छे में चल रही है, तो सबको इस पे इन्वेस्ट कर देगी कंपनियों में, और जब वो डूब गई तो सब बेकार हो। तो डूबेगा क्यों आप बताइए? तो कोविड का भी इफेक्ट होगा, और वही है, और कोविड का ही। अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए डेंजरस इसलिए है क्योंकि द प्राइसेज हैव बिकम डिस्कनेक्टेड विद द फंडामेंटल्स। मेरा वर्ड से याद रखिएगा, प्राइस जो है वो फंडामेंटल के साथ डिस्कनेक्टेड होना शुरू हो जाएगा। कोई कंपनी का वर्थ क्या है, उससे उसका शेयर प्राइस काफी ज्यादा चल रहा है। कंपनी, हम थोड़ा समझा सकते हैं, कंपनी जो है उसके पास स्टॉक्स से समझ लीजिए आप, बाकी बातें छोड़िए। उसके पास स्टॉक्स जो है वो 1000 रुपए का है। उस कंपनी का अगर एक एक पुर्जा पुर्जा बेच दिया जाए, उसका ब्रांड बेच दिया जाए, ब्रांड भी सब कुछ ले लिया जाए, कंपनी का प्रॉफिट भी जोड़ देते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है,
10% प्रॉफिटेबिलिटी है। कोई आदमी जो होता है वो सोचता है कि 5 इयर्स के लिए हम शेयर को रखेंगे, तो 5 इयर्स के लिए रखेंगे तो कंपनी का जो ये वैल्यूएशन है वो 1500 होगा, मतलब बढ़ के हो जाएगा प्रॉफिट, अगर सब रिटेन करवा दे रहे हैं। मुद्दा ये है कि इसका शेयर जो 10 लोगों के पास है, 100 रुपये का, 100 into 10 समझ लीजिए, 10 शेयर था 10 लोगों के पास। लोग जो है वो रखे हुए हैं कि चलो हम इसको 5 साल रखेंगे, मेरा 150 मेरा बन जाएगा, ये सोचे 150 मेरा बन जाएगा। लेकिन उसको आज ही कोई बोला कि अरे मेरे से 150 ले लो, दे दो शेयर, क्यों? क्योंकि उसके पास खुद बहुत ज्यादा पैसा आया हुआ है, तो वो 150 में खरीद लेगा आज, और कंपनी जो होगी उतना पैसा कमाएगी नहीं। उतना पैसा 5 साल बाद भी उसका जब बैलेंस शीट देखा जाएगा तो इसका कंपनी का वैल्यूएशन 1500 ही है। तो आज ना कल ये जो पैसा होगा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, इसको पता चलेगा कि जहां हम लगाए हुए पैसा कंपनी के, सोचिए ना, आप कंपनी डुबा ही दीजिए, आप डुबा दीजिए तो कितना रिकवरी होकर के आएगा? वो रिकवरी जो होगा वो बहुत ही कम होगा। फिर डिविडेंड में आइए, आप डिविडेंड में आइए, 1 साल में कंपनी जो 10% का डिविडेंड दे देती है, तो 1000 रुपये लगा करके आपको 100 रुपया आएगा। लेकिन आप शुरू में ही अगर इसका 100 रुपये लगा करके 10 रुपये आएगा, और आप शुरू में ही इसको खरीद लिए 500 में, तो 500 में 10-10 रुपये, और आप जब साल में देना शुरू करेगी तो आप समझ जाएंगे कंपनी को हम तो गलत कंपनी में हाथ डाल दिया है। तो आप फाइनली शेयर को सेल करेंगे, आज न कल सेल करेंगे और जो मार्केट होगा वो गिर जाएगा। तो एक बात था पीक का थोड़ा अलग बात होता है, वो टेक्निकल है, लेकिन हम फंडामेंटल्स का बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स जो है वो बिना देखे हुए अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, उसका प्रॉफिट कैसे होगा, बजट आएगा तो उसको क्या फायदा होगा, वो कंपनी के फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स कैसे है। आज को कोई अगर सोचिए आप, कोई पर्सन जो है ऑयल कंपनी में, भारत पेट्रोलियम में सब में इन्वेस्ट करता है, और कल को क्या होता है कि सारा इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आ जाता है तो कंपनी डूबेगी। तो शेयर में खरीदने वाले बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल पैसे के ताकत पर लोग जो है वो खरीदना शुरू कर दे। एक और भी बात साथ में बोल दे रहे हैं, सब बात बोलने के बाद ये भी बोल दें कि इजी मनी पॉलिसी जो है वो आखिरकार कोविड तो खत्म होगा, इजी मनी पॉलिसी तो खत्म होगा, आज ना कल कभी भी खत्म होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इजी मनी पॉलिसी जब खत्म होगा तो मार्केट में क्या होगा? हाथ उठाइएगा। पूजा बोलिए। सर लिक्विडिटी कम हो जाएगा। अच्छा, सना बोलिए। हाँ ना नहीं बोल रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। शाश्वत। सर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ रहेगा मार्केट में। अच्छा, अनिमेश। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोग मार्केट से पैसा निकाल के सेफ डिपॉजिट्स करेंगे, जैसे एफडीज एंड ऑल। अच्छा, देखते हैं सुजाता। पहला तो कि जब वो खत्म हो जाएगा तो और पैसा लोगों के पास आना बंद हो जाएगा, तो वो लोग और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरा कि इंटरेस्ट अगर वहाँ बढ़ जाएगा, मतलब मिलने डिपॉजिट करने से भी, तो वहाँ भी सब डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग सबका आंसर सही है। मेरा फर्स्ट 2 आंसर से मेरा काम हो जा रहा था, हम बाकी पूछ लिए सबसे, लेकिन 2 बातें हम आया था। पहला आंसर था कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगा। लिक्विडिटी कम हो जाएगा तो लिक्विडिटी अगर कम हो जाएगा तो इसका मतलब लोग जो लिक्विडिटी को पूरा जो भी अपना जो पैसा होगा वो पैसा वो शेयर मार्केट में से वो बेच करके निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है, खैर ओवरऑल लिक्विडिटी पे इस पर फर्क नहीं पड़ता है, बट लोग जो है शेयर मार्केट में लिक्विडिटी ड्रिवन अगर है तो लिक्विडिटी कम होगा तो शेयर मार्केट गिरेगा। एक दूसरा बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो लोग जो अभी तक एफडी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे, आप लोग बोले हैं, हम क्या उसको दोबारा ही बोल रहे हैं, जो लोग अभी एफडी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम है, एफडी की तरफ में जाएंगे। और एक बड़ा बात ये होगा कि यूएस वाले जब यूएस में
जो ईजिंग है वो खत्म हो जाएगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं, तो ये जब खत्म हो जाएगा यूएस में, तो वो यूएस वाले लोग जब देखेंगे वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो फिर इंडिया के स्टॉक मार्केट से बाहर निकलेंगे, कौन रिस्क लेगा, ऐसे बाहर निकल करके वहां जाएंगे और जा करके और यहाँ का जो मार्केट होगा तो डरा के गिरेगा फिर। तो ये जो है ये डेंजरस सिचुएशन एक बिल्ट हो रहा है। आरबीआई अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में 2 बार निकालता है, 22nd इशू है, इसमें ये बोला है देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड रियल इकोनॉमी। ठीक, रियल इकोनॉमी, दिस इज फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में बात करना चाहा है ये, तो ये हाल है। तो मतलब इस टाइम में इसका मतलब है अगर कोई ये सोच रहा है शेयर मार्केट बहुत बढ़ रहा है और उनको घुस जाना चाहिए, और हम लोग जैसे जो रिटेलर होते हैं ना, हम लोग यही गलती करते हैं अक्सर कि शेयर मार्केट जब बढ़ रहा होता है तभी रिटेलर को नींद खुलता है कि अरे, लोग बोलते हैं अरे पता है हम इसमें पैसा लगाए थे और इतना बढ़ गया, तो नींद खुलता है, अब हम भी लगा देते हैं और उसको लगाएंगे और कभी डूबेगा। तो रिटेलर लोग तो कई बार साफ ही हो जाते हैं, मतलब पूरा पैसा, पूरा तो नहीं बोलेंगे बट हाफ 1/3 में सिमट के रह जाते हैं। पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर करके हम समझा दिए बात को। बैड बैंक के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि क्लास में हम इसको अलग से ही पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स के क्लास में, तो थोड़ा सा बोल दे रहे हैं आईबीसी से कनेक्शन है इसका, बाकी आप पढ़िएगा, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो वेट कीजिएगा क्लास का। बात ये है ना कि बैंक्स जो होती है वो लोन देती है, इसको थोड़ा सा 1 मिनट, बैंक जो होती है वो लोन देती है, वो लोन देती है और कई बार ऐसा होता है कंपनियां उसको चुका नहीं पाती है, चुका नहीं पाती है तो फिर क्या होता है कि कि बैंकों का हालत ये है ना कि अगर बेसलाइन सिनेरियो भी देखेंगे जो भी चल रहा है, तो बैंकों का जो एनपीए है वो अराउंड 15% ऑफ टोटल लेंडिंग्स हो जाने वाला है। मतलब हम एक रफ फिगर ले रहे हैं, 13 to 16 के बीच में इसमें दिखा रहा था, तो हम 15% एवरेज ले रहे हैं, 15% तक इनका एनपीए हो जाएगा। अब 15% तक इनका एनपीए हो जाएगा तो एक कॉन्सेप्ट बहुत दिन से चल रहा है बैड बैंक। होता क्या है ना कि कोई कंपनी अगर डूब गई हो और बैंक्स जैसे आईबीसी में गए, आईबीसी में, तो आईबीसी में जाने से पहले भी बैंक जो होते हैं कई बार वो एआरसी के पास जाते हैं। एआरसी कोई फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज एआरसी, किसी को अगर पता हो, एआरसी के पास जाते हैं। बोलिए निमेश। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ, इट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि कंपनी बंद हो गई है, बैंक्स के पास एक एआरसी आएगा, ये कंपनी आकर के बोलेगा आप कितना का उसको लोन दिए हैं, तो बैंक बोलेंगे 600 करोड़, तो ये बोलेंगे कि ऐसा कीजिए आप मेरे से 200 करोड़ ले लीजिए और ये लोन वाला पेपर हमको दे दीजिए, ट्रांसफर लोन हमको ट्रांसफर कर दीजिए, हम कंपनी को देख लेंगे। तो ये जो है ये कंपनी है, कुछ धुआं वहां निकल रहा है, तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो होगा ये बैंक से एआरसी के पास चला जाएगा और ये जो होगा ये इससे वसूली करेगी। तो ये जो हुआ 400 करोड़, ये बैंक का गया, लेकिन बैंक को तो लग रहा था कि मेरा तो पूरा ही पैसा डूब चुका है, तो वो क्या होगा, वो 200 करोड़ जो होगा, अच्छा यानी 400 करोड़ को बोलते हैं हम लोग हेयर कट, तो हेयर कट ले करके और दे देगी। 200 करोड़ बैंक के पास गया, ये कम से कम इसका अकाउंट बुक जो हुआ क्लीन हो गया, मतलब मेरा एनपीए अब नहीं है, मेरा लॉस जो हुआ वो हुआ बट मेरा एनपीए अब नहीं है। और एआरसी जो होगी इसी तरह का चीज को खरीदती है,
और फिर कंपनियों से किसी भी तरह से वसूली करेंगी या कंपनी को काट कुट करके बेच देंगी, जो भी करेगी। तो ये होती है एआरसी। एआरसी जो होता है इंडिया में, एनपीए का प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि एआरसी से सब सॉल्व होने वाला है नहीं। अनिमेश क्या बोल रहे हैं? एआरसीज के पास कोई भी कंपनी चलाने का लाइसेंस रहता है? कंपनी चलाने का चला भी सकते हैं, हाँ एआरसी चला सकती है कंपनी, मैनेजमेंट वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइसेंस तो कंपनी को ऑलरेडी मिला हुआ है ना, तो मैनेजमेंट चेंज करना वहाँ पे। नहीं, तो जैसे सर बैंक्स के पास तो लाइसेंस नहीं है ना बैंक कि वो बैंक नहीं कंपनी को टेक कर ओवर करके सकती, चल रहा है। बैंक नहीं कर सकती है। बैंक रख सकती है 7 साल तक उसका एसेट को, बट वो चला नहीं सकती है। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो होगा ये वसूली करेंगे। एआरसी हम बोल रहे थे कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एआरसी का सॉल्व होने का बहुत बड़ा इतना कैपिटल भी तो होना चाहिए कम खरीदने के लिए। तो एक मुद्दा बहुत दिन से उठ रहा है कि एक पब्लिक एसेट रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी बनाया जाए, जो कि बैड बैंक जिसको बोलते हैं। ये बैड बैंक जो होगा ये पब्लिक मतलब सरकारी होगा, ऐसा दिमाग लगा रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट मिला के भी हो सकता है। और ये जितने सारे बैंक्स हैं उसका वो खरीद लेगा एनपीए, तो सारे बैंक क्लीन हो जाएंगे। मेरा 0% एनपीए है, हेयर कट लेना पड़ेगा बट क्लीन हो जाएंगे। और ये जो होगा ये फिर इनसे वसूली का काम करेगा। तो बैड बैंक इज नॉट एक्चुअली अ बैंक। बैंक बोलते हैं बैड बैंक, बट इट इज नॉट अ बैंक, इट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और जिसमें पब्लिक फंडेड होगा, यानी कि इसमें सरकार का स्टेक रहेगा। तो रघुराम राजन इसका बुराई किए थे, बोले थे कि ये क्या बात हुआ, एक पॉकेट में कोई खराब चीज है उसको उठा करके दूसरे पॉकेट में रखने जैसा बात हुआ कि बैंक्स के पास जो बैड एसेट है वो दूसरी जगह चल जाएगा। और चूंकि सरकारी रहेगा तो काम तो वैसे ही होगा, जैसे वसूली बैंक कर रहे थे वैसे ही वसूली यहां पर भी होगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा। ये बात रघुराम राजन बोले थे। तो ये न्यूज में बार बार आता है। अब देखते हैं, बजट कल है तो कल कहीं अनाउंसमेंट हो जाए कि पारा बनेगा। अनाउंसमेंट पिछले बार भी कुछ हुआ था बट हुआ कुछ नहीं। इस बार फिर शायद हो सकता है अनाउंसमेंट हो, तो इसलिए न्यूज सब कुछ आ रहे हैं। ये जो है कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट, इसके लिए सरकार क्या की थी, एक कानून बना दी थी 18 में क्या कानून बना दी थी कि आप अपना स्टॉक नहीं रखेंगे, आप केवल यू विल वर्क एज मार्केट प्लेस। ठीक, आप केवल मार्केट प्लेस के रूप में काम करेंगे, आप स्टॉक नहीं रखेंगे, लोग आपके थ्रू बेचेंगे। तो कंपनियां जो है वो कंपनियां दूसरी कंपनियों में थ्रू सम स्टेक, जैसे आता है ना WS रिटेल और भी आप लोगों क्लाउड टेल, तो इसमें क्या है कंपनियां कुछ स्टेक रख करके और इन यहाँ पर रख लेती है सामान, और सामान रख करके और बेचती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट मतलब किसी कंपनी के थ्रू, मतलब कंपनी बोलने को तो कंपनी बेच रही है लेकिन फ्लिपकार्ट को उसमें पैसा लगा हुआ है, इस तरह से कंपनियां कर रही थी। तो ये जो ब्रिक मोटार वाले होते हैं, यानी हमारे जो साक्षी में सब दिखते हैं, जो ब्रिक एंड मोटार मतलब साक्षी में कहीं पर भी जो लोग अपना दुकान खोल कर करके, ये लोग कंप्लेन सरकार से बार बार कर रहे हैं कि ये जो स्टॉकिंग कर लेते हैं, स्टॉकिंग करके बस डिप पॉकेट है, कभी कभी लॉस में बेच देते हैं, हम लोग को बर्बाद कर देंगे। तो सरकार प्रोबेबली एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंपनी का, मतलब अमेजन और फ्लिपकार्ट और किसी का अगर किसी कंपनी में सेलर में अगर है तो वो उसमें लिस्टिंग नहीं हो पाएगा। मतलब उसका सामान वो नहीं बेच पाएंगे अपना प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक होने को हो सकता है। तो उससे ये कंपनियां जो है, इनका मॉडल जिस तरह से चलता है, इस मॉडल पे वो असर पड़ेगा। वो समझ में आ जाएगा, बाकी हम जितना बोलना था बोल दिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5G के बारे में कुछ निकला हुआ है। 5G के बारे में कई दिनों से पढ़ रहे हैं। 5G जो है ये चलिए क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग अपना फोन में देखेंगे कि
VOLTE लिखा हुआ होता है। व्हाट इज दिस VOLTE? बोलिए अनिमेश। वॉइस ओवर LTE। LTE क्या? वो नहीं पता सर। किसी को LTE का फुल फॉर्म पता है? साथ साथ बोलिए। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। करेक्ट, दिस इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो ये जो है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन हो गया इसका। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज अ 4G स्टैंडर्ड। 4G का जो मैक्सिमम है वो LTE है। तो LTE से अब का जो अपग्रेड है उसको हम लोग बोलते हैं 5G। तो 5G के बारे में इसमें कुछ कुछ बताया हुआ है, आप सिंपल वे में बता दे रहे हैं। आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं और आप लोग बता देंगे। हमको ये बताइए कि अगर जो बैंडविड्थ है लो फ्रीक्वेंसी का रहेगा तो उसका क्या फायदा है कंपनियों को? लो फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ लेने से क्या फायदा है? पूजा बोलिए। सर कम टावर लगाने पड़ेंगे। कम टावर क्यों लगाना पड़ेगा? तो क्योंकि कम लो फ्रीक्वेंसी में काम हो जाएगा, तो मतलब कम टावर रहेंगे तो मतलब ज्यादा दूर दूर तक वो मतलब अपना पहुंच रहेगा हर टावर। सुजाता क्या बोल रही है? सुजाता। सर सेम था कि वो हाई दूर दूर तक एरिया कवर करेगी तो टावर्स कम लगाने पड़ेंगे, ये फायदा अच्छा है। ठीक है, बात ये है कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये लो फ्रीक्वेंसी का जो वेव होता है वो उसका डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है यानी कि कनेक्टिविटी जो होगा वो ज्यादा दूर तक दे पाएंगे। एक टावर लगा करके ज्यादा कनेक्टिविटी होगा, ठीक है, ये बात था। लेकिन ये जो होगा ना, स्पीड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यानी मैक्सिमम स्पीड अगर होगा लो फ्रीक्वेंसी बैंड में जाएंगे तो 100 Mbps, और मिड में अगर जाएंगे, अगर चलिए हाई में ले जाते हैं, तो हाई में अगर जाएंगे तो उसका कनेक्टिविटी जो होगा बहुत कम होगा, वो वेव्स ज्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेंगे, बट स्पीड विल बी वेरी हाई, और 2 Gbps तक भी स्पीड हो सकता है। तो और मिड में जाएंगे तो दोनों का मिक्स मिलेगा ना, स्पीड भी कुछ हद तक मिल जाएगा, कुछ हद तक डिस्टेंस भी कवर कर लेगा। तो वो बात इसमें लिखा हुआ है। अब इंडिया में इस साल का मिड तक चांस है कि 5G लॉन्च हो जाएगा, किसी किसी कंट्री में लॉन्च हो चुका है। तो रिलायंस अपना ही स्टैंडर्ड बना रहा है, तो एनीवे आ रहा है। लेकिन जो 5G फोन अभी बिक रहे हैं उसको आपको खरीद करके कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में किस बैंडविड्थ पर इसको रिलीज किया जाएगा, सरकार कौन सा बैंडविड्थ देगी, उस पर डिपेंड करेगा 5G फोन काम करेगा कि नहीं। अभी गेसवर्क पे कुछ कुछ कंपनियां जैसे MI और वन प्लस और मोटरोला ये सब 5G फोन लाए हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि आपका फोन में चलेगा ही। तो अभी अगर जिसको 5G फोन लेना है उसको वेट कर लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक AI जो है ना, AI का यूज करके आजकल हम हाँ, आप लोगों को जो साइकोलॉजी का क्लास हम ओपन रखे थे सबके लिए, उसमें हम इसका यूज शायद बता रहे थे। तो उसमें बता रहे थे कि AI का यूज करके, नहीं भी बताए होंगे तो खैर नहीं, वही बोल दे रहे हैं कि AI का यूज करके कैंसर के वगैरह के सेल को पकड़ लेते हैं। मतलब कि कैंसर का जो स्कैनिंग हुआ है बॉडी का, तो बॉडी का स्कैनिंग में कैंसर के जो के लिए जो चीज डिटेक्शन करना है, वो चीज का डिटेक्शन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग कई बार एरर करते हैं। तो इसके डॉक्टर को बहुत ट्रेनिंग देना पड़ता है कि ये है। तो अगर AI को आप ट्रेंड करेंगे, जैसे कि बार बार फोटो देंगे जो कंफर्म्ड केसेज है कि इसमें केस में कैंसर है, और आप उसको एक्सरे दिखाएंगे या कोई भी स्कैनिंग दिखाएं, MRI दिखाएं, स्कैनिंग दिखाएंगे,
कैंसर स्कैनिंग, नॉन कैंसर स्कैनिंग। तो वो क्या होगा, एआई धीरे धीरे करके वो पैटर्न को समझ जाएगा और उसको बाद में आप जब नया पेशेंट का भी दिखाएंगे तो बता देगा कि ये कैंसरस है कि नहीं है। उसका भी एक्यूरेसी लेवल जो होता है, मतलब जो हाईली एफिशिएंट जो डॉक्टर्स हैं उनके बराबरी का है, उनसे कई बार उनसे बेहतर भी आजकल होने लगा है। तो इसी तरह से कुछ एलिफेंट काउंटिंग के बारे में बात कर ले रहा है कि इस एरिया में कितने हाथी है। हाथियों को कंजर्व करना है तो रिसोर्सेज लगते हैं, ह्यूमन बीइंग लगेंगे। यहाँ पर दलमा में तो हाथियों को कंजर्व करने के लिए बांस के पेड़ लगाए जाते हैं। हाथी जो है बांस का बैम्बू, तो ये जो है इसका काफी उसका पसंदीदा खाना है, तो बांस लगाते हैं। बात यह है कि एग्जैक्ट पता रहे कि कितने एलिफेंट्स हैं तो रिसोर्स एलोकेशन बेहतर हो पाएगा। तो कुछ जगह में अफ्रीकन कंट्री में क्या होता है कि काउंटिंग जो अब देखिए लैंड बेस्ड काउंटिंग ह्यूमन बीइंग अगर करेंगे तो बहुत सारे एरर के चांसेस रहेंगे, सही से काउंटिंग नहीं हो पाएगा। तो फिर सवाना वाला एरिया जो है वहां पर हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से भी काउंटिंग करते हैं। लेकिन इसमें फटीग का एक प्रॉब्लम है। फटीग का प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि जो काउंटिंग करेगा वो काउंटिंग करेगा थोड़ी देर 1-2 घंटा तक तो ठीक ठीक काउंटिंग करेगा, उसका थक जाएगा तो वो काउंटिंग खराब हो जाएगा। ये आपको भी पता है कि कोई काम आप शुरुआत करते बड़े जोश के साथ करते हैं और उसके बाद चलता है होने लगेगा तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा। तो एक तो फटीग का प्रॉब्लम है। दूसरा बात है कि उसमें भी मिस आइडेंटिफिकेशन के चांस रहते हैं। कई बार हाथी नहीं है, हाथी दिख गया, हाथी है उसको कुछ और समझ लिया। तो कुछ एलिफेंट्स अब क्या है कि कुछ फोटो में एलिफेंट्स हैं एग्जैक्ट स्पॉट्स पे, और आप अगर एरियल फोटोग्राफी और आप उसको एआई को अगर दिखाएंगे, मतलब जमीन पे कंफर्म कर लीजिए कि आप एलिफेंट्स हैं, और सैटेलाइट से, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट से वो उसको फोटो लीजिए और एआई को दीजिए, वो उसको ये करे, उसको उसमें बता दीजिए कि इसमें एलिफेंट्स हैं, फिर दीजिए, फिर एलिफेंट्स है, उसको फिर वो क्या करेगा एआई, वो समझ जाएगा कि एलिफेंट्स का फोटो कैसा आता है ऊपर से। तो उसका यूज करके साउथ अफ्रीका में मशीन लर्निंग का यूज करके काउंटिंग किया गया है। तो ये इसका मतलब जमीन पर रह के जो ह्यूमन जितना एक्यूरेसी के साथ, फटीग को हटा दीजिएगा, उसको जितना कर सकते थे उस तरह से काउंटिंग किया गया है। तो एक नया बात है कि एलिफेंट्स का काउंटिंग सैटेलाइट से हो सकता है। इसके लिए वो लोग जो है वर्ल्ड व्यू जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी है उसका यूज किए हैं और एआई को ट्रेनिंग दी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांस फैट, आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो तेल खरीदते हैं, वेजिटेबल ऑयल या घी, इसमें फैट्स होते हैं। तो फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। मोनोसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड तरह के होता है। हमको जानना ये है कि ये सैचुरेटेड बॉडी के लिए अच्छा है या अनसैचुरेटेड अच्छा है। हम अगर कोई एक से ज्यादा लोग हाथ उठाएंगे तो हम सबसे पूछेंगे, क्योंकि 50-50% का चांस है। कोई नहीं उठाया तो बात ही खत्म है। सैचुरेटेड अच्छा है या अनसैचुरेटेड अच्छा है, मेरा क्वेश्चन था। बोलिए ममता। सर अनसैचुरेटेड। हाँ ठीक है, ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं दीज आर गुड, दीज आर कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल्स। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है दीज आर बैड। तो जो सैचुरेटेड होते हैं कहीं जाके जम जाते हैं और ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो ये मतलब डेथ का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो वैसे एक जनरल सा बात बताए कि कोई ऑयल जो होता है वो जम जाता है जल्दी, जैसे वनस्पति जो पहले आता था जो जल्दी जम जाए, डालडा, वो जो होता है उसमें सैचुरेटेड का कंपोनेंट काफी ज्यादा होता है। तो ये WHO गाइडलाइंस जारी किया है कि इसका जो ये है मतलब सरकारों को बोल रहा है कि ऑयल एंड फैट्स में 2% जो टारगेट है और 22 तक इसको 2% करना है। 21 में 3% और 22 तक 2%। पहले टारगेट था 5% का। तो
अब बात है कि जो हेल्दी फैट्स हैं, ये जो हेल्दी फैट्स हैं ये क्या करते हैं, क्यों हेल्दी हैं? क्योंकि ये कुछ विटामिन्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में ये काम आते हैं। आपको पता है कि बी और सी विटामिन जो है दीज आर वाटर सोलेबल, बाकी विटामिन जो है वो फैट सोलेबल है, लिपिड सोलेबल। तो वो एक बार न्यूज आया था कि जब प्याज का बहुत कमी हो गया था ना, तो लोग उसके जगह में कुछ और खाना शुरू कर दिए थे, ध्यान नहीं आ रहा, बट एनीवे जब प्याज की कमी आ गया तो बोलते हैं कि प्याज खाली ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी वो काम आता है। तो खैर, तो ये जो लिपिड हैं ये जरूरी है विटामिन मिनरल्स के लिए, सेल मेम्ब्रेन बनता है, और जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है दिस आर बैड, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट जो होते हैं वो जब किसी ऑयल को हाइड्रोजनेटेड किया जाता है तो ट्रांस फैट बनता है। मतलब अगर आपका ऑयल में नहीं भी है तो उसको हाइड्रोजनेट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, लंबा टाइम तक वो टिक सके, सेल्फ लाइफ ज्यादा हो जाए। तो उसके लिए जब हाइड्रोजनेट करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट जनरेट होते हैं, तो उसको धीरे धीरे करके खत्म करने का बात हो रहा है ताकि जीरो ट्रांस फैट, मतलब आर्टिफिशियल जो ट्रांस फैट है वो खाने में जीरो हो जाए। तो इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में अगर डालेंगे तो वो ज्यादा सॉलिड हो जाता है, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, और कई बार इसको एडल्टरेशन में भी यूज करते हैं। तो रूम टेम्परेचर में सॉलिड हो जाता है ऑयल, तो पहचान है कि इसमें ट्रांस फैट है। तो डेनमार्क जो था वो ट्रांस फैट को 2003 में ही बैन कर चुका है, चिली स्विट्जरलैंड भी बैन कर चुके हैं। लेकिन अभी जिन कंट्रियों में 100 कंट्री ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 2/3 ऑफ द डेथ जो होते हैं वो 15 कंट्री में होता है ट्रांस फैट के कारण, जिसमें कि इंडिया भी एक है। टोटल जो वर्ल्ड में डेथ होते हैं ट्रांस फैट के कारण उसके 2/3 15 कंट्री में होते हैं, उसमें इंडिया भी एक है, और इंडिया में अभी तक इसको बैन नहीं किया गया है। और ये जो है इट इज स्टेट सब्जेक्ट, ये फूड को कंट्रोल करना, ट्रांस फैट नहीं हो तो इसमें फिर स्टेट्स को काफी प्रेशर देना पड़ेगा ताकि वो ट्रांस फैट का चेकिंग करने का फैसिलिटी भी देना पड़ेगा ताकि ट्रांस फैट से बचाया जा सके लोगों को। ये जो है डीएनए जो होता है हमारा ह्यूमन बीइंग में, इसका ट्रांसमिशन जो होता है इट इज वर्टिकल, माँ बाप से बच्चों को, और इस तरह से वर्टिकल होता है। प्लांट्स में भी वर्टिकल ही होता है, बट अभी एक बात सामने आई है, जब हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं ना, ग्राफ्टिंग मतलब एक पेड़ में दूसरा पेड़ को लगा देते हैं, तो ग्राफ्टिंग करते हैं, आप आम अगर में किया जाता है, तो इसमें टोबैको का प्लांट में ग्राफ्टिंग का यूज करके पाया गया है कि सेल्स जो है वो आपस में ग्राफ्टिंग साइट पे अपना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं ग्राफ्टिंग साइट में। तो वहां पे एक बल्ज बन जाता है जहां पर कि ग्राफ्टिंग दिखेगा कि यहाँ पर ग्राफ्टिंग हुआ है। तो ये मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन भी इसका होता है प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कोमॉर्बिडिटी जो है, अब ये पढ़िएगा आप लोग, हम काफी पढ़ा चुके हैं पहले। कोमॉर्बिडिटी जो है वो कोमॉर्बिडिटी में ये हमारा सार्स जो है वो ज्यादा डैमेज करता है लोगों को। तो इसमें काफी कुछ है, हम जनरल सा बात बता दे रहे हैं। ये राइटर क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि एसी जो होते हैं, एसी आपको तो याद ही होगा एसी, तो एसी सेल रिसेप्टर्स ये जो होते हैं ये इंडोथेलियल सेल में होते हैं। इंडोथेलियल सेल जो होते हैं, जितने ब्लड वेसल्स है ये सब में है। तो ये इन्फ्लुएंजा से कंपेयर किया हुआ है कि इन्फ्लुएंजा जिस रिसेप्टर पे बाइंड करता है वो रिसेप्टर केवल लंग्स में होते हैं, यानी इन्फ्लुएंजा लंग्स को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पे असर नहीं कर सकता। लेकिन इसके बारे में बात कर रहे हैं, चूंकि ब्लड वेसल्स में एसी का लाइनिंग होता है, तो ब्लड वेसल में कहीं भी जाकर के कोविड जो होता है ये असर कर सकता है। AC1 और AC2 के बारे में से बात किया हुआ है। AC1 जो होता है
ये एंजियोटेंसिन, एसी मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ठीक, जो रिसेप्टर के साइट होते हैं। तो ACE1 क्या करता है? ACE1 क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को 2 बना देता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। AC2 क्या करता है? AC2 क्या करता है? वो 2 को 1 बना देता है। तो उससे क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 और 2 को वो ऐसा पेप्टाइड बना देता है जिससे कि वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। तो ACE1 और ACE2 ये दोनों मिलकर के ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करते रहते हैं और एक बैलेंस बना रहता है। जब ACE2 वाला साइड डैमेज हो जाएगा, वो कोविड जो वहां पे अटैच कर जाएगा, तो मेरा बात आप लोग प्रोबेबली सुन रहे होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। ACE1 जो होता है वो उसका काम जनरल सा बात बता रहे हैं, उसका वो जो होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ACE2 जो होता है वो ब्लड वेसल को डायलेट करता है। कोरोना हो गया, कोरोना ACE2 को डैमेज कर दिया। तो आप बताइए ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे या ब्लड वेसल डायलेट रहेंगे ज्यादा? आतुफा बोलिए। कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे। कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगला लीडिंग क्वेश्चन कि ये अगर कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे तो बॉडी पर क्या असर पड़ सकता है? नहीं ध्यान है सर। अच्छा ठीक है, एनीवेज लेस ब्लड फ्लो और लेस ऑक्सीजन पहुंचेंगे। ये ब्लड फ्लो कम हो जाएगा अगर अगर जब आप कोई ही पाइप है, कोई पाइप में से कुछ ब्लड जा रहा है और इसको आप पतला कर देंगे तो ये ब्लड का फ्लो तो कम हो जाएगा। तो ये जो होगा सारा बॉडी में ब्लड का फ्लो को कम कर देगा। दूसरी बात है, जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये जो होगा इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझ के रखिए, जिसका पहले से कॉन्स्ट्रिक्शन हो। डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज में क्या होता है कि ग्लूकोज का प्रेजेंस से ब्लड पहले से विस्कस है, यानी मोटा हो गया एक तरह से। आप समझ लीजिए कि वो पहले से विस्कस है। विस्कस होने के बाद अब ये कोमॉर्बिडिटी का इसमें बात किया है, तो डायबिटीज है तो पहले से ब्लड जो है विस्कस है और ऊपर से उसमें कोविड आ गया, कोविड उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो ब्लड का फ्लो और भी खराब हो गया। तो इससे जो होगा वो स्ट्रोक, यानी ब्रेन में खून का कमी, या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कई सारे प्रॉब्लम्स जो है हो रहा है। बात यह है, इसमें राइटर बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि कोमॉर्बिडिटी और कोविड का रिलेशनशिप कैसे है। तो रिलेशनशिप को प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए ये बात बोला है कि ये रिलेशनशिप है कि ये मतलब अगर नॉर्मल लोग होंगे तो उनका कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हुआ तो बर्दाश्त कर लेगा, बट डायबिटीज होगा तो डायबिटीज में प्रॉब्लम हो जाएगा। एक मुद्दा यहाँ पे जैसे उठाया है। इसके अलावा क्या है कि ये जो AC प्रोटीन है ब्लड वेसल्स में तो होते ही होते हैं, प्लस ब्लड वेसल के अलावा किडनी में भी होते हैं, गट्स में होते हैं, तो इसका मतलब है लंग्स में होते हैं। यानी कि ये सब को ऑर्गन को भी, ऐसे तो ब्लड वेसल को तो डैमेज कर ही रहा है, प्लस उन ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। पैनक्रियाज जो होते हैं उसमें काफी AC होते हैं, तो ये पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज को भी डैमेज कर सकता है जहां पर AC है। तो अगर इसीलिए कई लोग जो होते हैं कोविड के दौरान में पहली बार उनको लाइफ में डायबिटीज होता है, ठीक। तो और डायबिटीज अगर पहले से हो तो नेचुरली वो जो होगा और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएगा प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कि मतलब कई सारे प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, जिनका ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन पहले से ही है, उनको जो होता है उनको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ सीवियर ब्लड वेसल नैरोइंग, वो अभी बात कर ही लिए। इसके अलावा क्या होता है कि कोविड जो है वो ऑटो इम्यूनिटी भी जनरेट कर रहा है। तो ऑटो इम्यूनिटी जब जनरेट करेगा तो लोगों को ज्वाइंट पेन्स होंगे, सीवियर फटीग होगा, मेमोरी लॉस होगा, मेंटल डिप्रेशन होगा, यानी बॉडी पर ही अपना
अपना ही बॉडी के सेल्स अटैक करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा साइटोकाइन स्टॉर्म्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म्स भी होते हैं। बाकी आप लोग को पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो राइटर बोल रहा है कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, इन कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को वैक्सीन पहले लगा देना चाहिए क्योंकि इनके डेथ के चांसेज ज्यादा है। तो सीट तो आज इतना ही था हमारे पास, और ये लाइफ एंड साइंसेज और बिजनेस हम खत्म भी किए। एक अनिमेश का क्वेश्चन तो उसको डील कर ले रहे हैं। फिएट करेंसी था, अब कब आया था हमको पता नहीं, ममता पढ़ाई होगी तो आया होगा। फिएट करेंसी जो है, इट इज फिएट का मतलब ही पहले समझ चाहिए। फिएट मतलब होता है ऑर्डर। आई वुड नो एक सेंटेंस बोल रहे हैं, आई वुड नॉट the government can't gag me by its fiat. I will not follow government's fiat. तो ये fiat है, this is fiat का मतलब होता है आदेश। गवर्नमेंट्स fiat मतलब ये आदेश, और कई बार मनमाना आदेश के लिए भी यूज करते हैं। तो fiat आदेश मनी है। fiat मनी अगर कोई मनी होता है, fiat मनी, तो गवर्नमेंट बोली है कि इसको ले लेना। ये नोट है, इस नोट पे सरकार बोल दी है इसको ले लेना। इसका दाम है 100 रुपये, तो इसका दाम है, ये चलेगा मार्केट में, तो आपको लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई नहीं लेता है आपसे नोट, अगर ऑर्डर में है मतलब फटा चिटा नहीं है जो भी, तो अगर बोलता है कि हम तो ये नोट नहीं लेते हैं इंडिया वाला, हमको तो चाइना वाला नोट ला करके दो, हम तो डॉलर ही लेंगे जब लेंगे। तो ये जो होगी सरकार, आप पुलिस को फोन करेंगे तो पुलिस आएगी और उसको दिलवाएगी और सामान भी आपको दिलवाएगी। तो ये फिएट है, इसको नहीं लेने पर जेल हो जाएगा। तो कई बार छोटे छोटे सिक्के होते हैं तो दुकानदार नहीं लेना चाहते हैं, तो कोई 1 रुपए का छोटा सिक्का नहीं लेता है, बट दीज आर ऑल क्राइम। हालांकि किसी से उलझना 1-1 रुपए के लिए भी ठीक नहीं है, बट इट इज क्राइम कि वो पैसा नहीं ले रहा है। तो हाँ, बोल रहे थे कि फिएट करेंसी इज, बोल सकते हैं कि इट इज करेंसी बाय ऑर्डर, बट बिटकॉइन इज बिटकॉइन। अब बिटकॉइन है तो सॉफ्टवेयर का कॉइन है ये। तो ये जो कॉइन है बिटकॉइन है, होता ऐसा है नहीं, बट हम बना रहे हैं। तो ये बिटकॉइन जो है, नन हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है इसमें कि इसका कुछ कोई नहीं लेगा तो चलो ना हम सोना का गहना ही बना लेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो दोनों में ही नहीं है, बट दिस इज फिएट मनी बिकॉज गवर्नमेंट हैज ऑर्डर, और दिस इज नॉट फिएट मनी क्योंकि गवर्नमेंट, आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई नहीं तो बोल से गवर्नमेंट को कि थोड़ा इसको बोलिए कि ले लेगा ना। अभी तो सरकार बैन करने वाली है, प्राइवेट जितने सारे सरकार खुद का लाएगी क्रिप्टो करेंसी और इसको बैन करेगी सारे क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिएट करेंसी एंड जिसको बोलते हैं द करेंसी व्हिच हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू से फिएट का कोई लेना देना नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर है भी तो वो फिएट हो सकता है, नहीं भी हो तो भी। पहले सोने के सिक्के चलते थे तो सरकार का सिक्का होता था, उसको दूसरा लेने से इनकार कैसे करेगा? तो वो भी उसमें इंट्रिंसिक, हम जो लेते हैं सिक्का में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ मेटल तो है ही, तो वो तो कई बार बिका भी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार जबरदस्ती कर सकती है तो दैट इज फिएट, और नहीं कर सकती है तो इट इज नॉट फिएट। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो फिर कल मेरा क्लास होगा, कल हम कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। तो कल होगा तो फिर आप लोग को नहीं, एक दिन दे देंगे आप लोगों को गैप, क्योंकि ऑलमोस्ट हम करंट अफेयर्स पकड़ ही चुके हैं। तो कल होगा क्लास, और कल हो सकता है प्रोबेबली इस वीक का लास्ट ही क्लास हो। कल हम सोच रहे थे कि कल क्लास खुल जाएगा, मतलब ऑफलाइन, तो हम लोग क्लासरूम में कल से पढ़ेंगे, दिमाग में मेरा था। लेकिन सरकार तो सरकार ही है, तो अपना स्पीड में चल रही है। मतलब कोई रीजन नहीं है कि सरकार रोक के रखी हो, बट हमको लगता है कि फाइल नहीं मूव कर रहे हैं, वो रेड टेपिज्म। तो देखते हैं वो जब भी होगा। अब नहीं होगा इस वीक तो हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे यहाँ पर, और वेट नहीं करेंगे। पॉलिटी का 1-2 चैप्टर जो
बोला जाए छूटा हुआ है, उस चैप्टर को कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.